जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। हम अध्याय 1 मैथ्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमने इससे पहले प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को विस्तार पूर्वक जाना है, देखा है, परखा है, समझा है। आज हम अध्याय 1 से संबंधित प्रश्नावली 1.2 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, प्रश्न क्रमांक 1, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहां देख सकते हैं सवाल छोटा सा है, लेकिन सवाल का सॉल्यूशन एक बड़ा धमाका होने वाला है। तो याद रखना, हमारी प्रश्नावली 1.2 परीक्षा की दृष्टि से महा आईएमपी प्रश्नावली है। इससे हर साल वार्षिक परीक्षा में एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो इसलिए सवाल को देखने से पहले मैं बता दूं कि सवाल बड़ा होगा लेकिन मजेदार होगा, इसलिए आपको धैर्य रखना है और पेशेंस के साथ एकाग्र चित्त होकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में ही सवाल को आप सही तरीके से समझ पाएंगे और सवाल का मेन रीजन, मेन मकसद आप समझ जाएंगे। तो आइए अब हम इस सवाल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहां पर कहा गया है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल हमसे कहता है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु परंतु मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको यहां पर इसकी विपरीत कल्पना करनी है। कैसी कल्पना करनी है? तो यहां पर हमें लिखना है कि हमने कल्पना की करणी 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या लिखा यहां पर कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है, और सवाल क्या कह रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, किंतु हमने ऐसी कल्पना की कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। अब यह जब परिमेय संख्या है तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा? तब हम ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि a बटे b बराबर होगा करणी 5 के। अब यहां पर एक बात और याद रखना कि जहां b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, b का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि किसी संख्या के नीचे 0 होगा और 0 से भाग जब हम संख्या में देते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है, और अनंत कोई संख्या नहीं होती है। और जब कोई अनंत संख्या नहीं होती है तो यहां पर a बटे b भी हमारी कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर ठीक है, मैंने मान लिया। अब यहां पर a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, तो इससे क्या साबित होने वाला है? तो आइए इसको भी आपको ध्यान पूर्वक समझना है। यहां पर मैंने लिखा सह अभाज्य पूर्णांक। तो सह अभाज्य पूर्णांक होते क्या है, या सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं, तो याद रखना, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ केवल और केवल एक होता है। सर एचसीएफ एक होता है से क्या तात्पर्य है? जैसे मैंने दो संख्याएं ली, एक ली 5 और एक संख्या ली 7, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? सर 5 के गुणनखंड 1 गुणित 5 होगा, क्योंकि 5 में केवल 1 से भाग जाएगा और स्वयं 5 से भाग जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं 7 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा और 7 होगा, क्योंकि 7 में हमारा 1 से भाग जाएगा और 7 से भाग जाएगा। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड।
और हाईएस्ट तो हमें देखना है, सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। तो यहां पर हमें 1 दिख रहा है 5 में, और 7 में भी हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहां पर कॉमन क्या हुआ सर, 1 हुआ। 1 के अलावा क्या हमें कोई और ऐसा गुणनखंड दिख रहा है जो 5 में और 7 में हो? सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हमने देखा, परखा, जाना कि केवल एक ऐसी संख्या है जो 5 के गुणनखंड में है और 7 के गुणनखंड में है, और यही एक हमारा उभयनिष्ठ है। तब इसका एचसीएफ क्या होगा सर, 1 होगा। तो हमने जाना कि अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ केवल क्या होता है, 1। 1 के अलावा कोई और एचसीएफ नहीं मिल सकता है। तो आइए सह अभाज्य पूर्णांक को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, करनी 5 जो a बटे b के बराबर है। तो करनी 5 को हटाना है, क्योंकि हमें तो अपनी बात को सिद्ध करना है। हमें क्या बताना है, परिमेय संख्या, और यहां तो करनी लगी है तो करनी को तो हटाना होगा, क्योंकि करनी वाली संख्याएं हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जी सर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर जब वर्ग करेंगे तो यहां पर आएगा a का वर्ग बटे b का वर्ग। और आपको याद होना चाहिए करनी 5 का वर्ग क्या होगा, तो सर हमें पता है कि वर्ग से करनी हमारी क्या हो जाती है, कट जाती है, मर जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि किसी संख्या है जिस पर करनी लगी है, यदि हम इसका वर्ग करें तो वर्ग से करनी कट जाती है और हमें संख्या वही प्राप्त होती है जो उसके अंदर होती है। यहां पर करनी 5 का वर्ग क्या हुआ सर, 5 हुआ। अब क्या करना है, इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब यहां पर आपको तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है सर, तिर्यक गुणा करना है। कैसे करना है, तो आइए देखिए, यहां पर हमें b वर्ग का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5b वर्ग। अब a का गुणा हम a वर्ग में करेंगे, 1 का गुणा a वर्ग में करेंगे तो क्या आएगा, a वर्ग। अब यहां पर आपको b वर्ग का मान निकाल लेना है। जी सर, तो यहां पर हम देख सकते हैं b वर्ग के साथ गुणा में 5 दिया है, तो b वर्ग बराबर क्या हो जाएगा सर, a वर्ग बटे 5, क्योंकि जो संख्या गुणा में होती है वो बराबर के साइड भाग में चली जाती है। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ सर, a वर्ग बटे 5 प्राप्त हुआ। इसको आपको नाम देना है समीकरण 1। क्या नाम देना है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, तो अब याद रखना यहां हम एक पूर्णांक c इस प्रकार लेते हैं कि a बराबर 5c। सर a बराबर 5c क्यों नहीं माना, और कोई संख्या क्यों नहीं मानी, तो याद रखना जितना हमारा करनी के अंदर होगा जो भी संख्या हो, यहाँ करनी 5 है तो हमें a बराबर 5c लेना है। अगर यहाँ 3 है तो ये बराबर 3c लेना है, यहाँ 2 है तो ये बराबर आपको 2c लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, a बराबर 5c। अब क्या करना है, तो याद रखना a का मान समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल सर हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 क्या है, b वर्ग बराबर a वर्ग बटे 5। तो इसमें हम a का मान रखने वाले हैं, तो b वर्ग बराबर a का मान क्या हो जाएगा सर, 5c। तो a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5c। और देखिए यहाँ पर a के ऊपर क्या लगा है, वर्ग, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, वर्ग। और नीचे हमारा क्या दिया है सर, 5 दिया है तो हम 5 लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए क्या होता है, तो b वर्ग हमारा ज्यों का त्यों आगे बढ़ेंगे। 5 का वर्ग क्या होता है, जल्दी से बताइए सर, 5 का वर्ग हमारा 25 होता है, और c के ऊपर भी वर्ग है तो यहाँ पर साथ में हमारा क्या आ जाएगा, c वर्ग।
और नीचे क्या दिया है सर 5 दिया है। अब क्या करना है, अब हमें 5 से 25 को काटना है, डिवाइड कर देना है। तो 5 एकम 5 और 5m 25, तो कितना मिला 5 मिला और c वर्ग मिला। अब क्या करना है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर समीकरण 1 में b का मान निकाला था, अब उसी तरीके से हम समीकरण 2 में c का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको देखना है कि b वर्ग बटे में क्या आ जाएगा 5, b वर्ग के बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा c वर्ग। तो इस तरीके से क्या प्राप्त होता है सर, यहां पर हमें c वर्ग बराबर b वर्ग बटे 5 प्राप्त हो गया। इसको नाम हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब आपको इंपोर्टेंट बात याद रखना है। क्या याद रखना है, आइए हम समीकरण 1 के पास चलते हैं। क्या देखना है, यहां पर आपको देखना है कि a वर्ग हमारा कैसे डिवाइड है 5 से डिवाइड है। बिल्कुल हम यहां पर लिख लेंगे कि a वर्ग 5 से विभाजित है, विभाजित है। तब a भी हमारा किससे डिवाइड होगा 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। बिल्कुल सर, आपने बताया तो हमने मान लिया, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं मानना है सर, आपको बताएंगे क्यों डिवाइड हो रहा है। यहां देखिए, जैसे मैंने लिखा 5 का वर्ग क्या होता है सर 25 होता है, तो हमने बोला 5 का वर्ग 25 यदि 5 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करिए 5 एकम 5 5m 25, तो यह जो 5 है यह भी तो 5 से डिवाइड होगा। देखिए 5 एकम 5, अभी भी समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आपको समझना है। जैसे हमने बोला 6 का वर्ग क्या होता है सर, 6 का वर्ग हमारा 36 होता है। यदि यह 6 हमारा 3 से यह 6 हमारा 6 से डिवाइड है, यह 6 हमारा कैसे डिवाइड है 6 से। देखो 6 एकम 6 और 6 इछाऊ 36, तो यह 6 भी हमारा कैसे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहां पर लिख दिया कि a वर्ग कैसे विभाजित है सर 5 से विभाजित है, तब a भी कैसे विभाजित होगा सर 5 से विभाजित होगा। आइए अब हम समीकरण 2 के पास चलते हैं। तो समीकरण 2 क्या कहता है कि b वर्ग 5 से विभाजित है, तो यहां पर भी आपको प्यारा सा नोट लिख देना है कि b वर्ग 5 से विभाजित है, विभाजित है। तब b भी हमारा कैसे डिवाइड होगा 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। सर इससे क्या हुआ, तो इससे ही तो सब कुछ हुआ है। कैसे हुआ है, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है। जब कोई दो संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित हो तो वही संख्या हमारी क्या कहलाती है एचसीएफ कहलाती है। जैसे यहां पर समझना मेरे भाई कि यहां पर आप देखना एक संख्या हमने 6 ली और एक संख्या हमने 4 ली। यदि यह संख्या 2 से विभाजित है और ए भी संख्या हमारी 2 से विभाजित है, तो क्या यह 2 जो है 6 में भी आएगा और 4 में भी आएगा, तब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसा लिख लीजिए 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3 और 4 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2। अब हमें एचसीएफ क्या कहलाता है, जो दोनों जगह हो और उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर देखें 6 में भी हमारा 2 है और 4 में भी हमारा 2 है, तो एचसीएफ क्या होगा सर 2 हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखना है ए और बी में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ए भी हमारा कैसे डिवाइड हो रहा है 5 से और बी भी हमारा कैसे डिवाइड हो रहा है सर 5 से। देखिए फिर से देखिए ए हमारा कैसे डिवाइड हो रहा है 5 से और बी भी हमारा कैसे डिवाइड हो रहा है 5 से। तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है।
तो इन दोनों में उभयनिष्ठ एक गुणनखंड क्या मिल गया सर, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिल गया। और जब हमें ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया तो यही उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या कहलाएगा सर, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब ध्यान रखना, लेकिन किंतु परंतु मेरे भाई ए और बी कैसी संख्याएं थी, सह अभाज्य। कैसी संख्याएं थी, सह अभाज्य। और सह अभाज्य संख्याओं का नियम क्या होता है कि इनका एचसीएफ केवल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा। मैंने देखो यहां बताया था एचसीएफ केवल 1 मिलेगा और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु यहां हमें क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। क्यों मिल गया, क्योंकि ए भी हमारा 5 से डिवाइड है और बी भी हमारा 5 से डिवाइड है। तो यहां पर तो हमें कुछ गड़बड़ प्राप्त हुआ। तब हम क्या लिखेंगे, यहां समीकरण 1 व 2 से हमें ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है। तब ए और बी का एचसीएफ 5 होगा, बिल्कुल होना चाहिए। किंतु ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तब हम जानते हैं कि इनका एचसीएफ केवल 1 होगा। अब यहां पर तो हमें एक विकट समस्या देखने को मिल गई। यहां पर एचसीएफ हमें 1 मिलना चाहिए, लेकिन एचसीएफ क्या मिल गया, 5। क्योंकि एचसीएफ हमेशा क्या मिलेगा, सहभाज्य संख्याओं का 1, लेकिन मिल क्या गया, 5। तब हमें कहना पड़ेगा कि हमें यहां विरोधाभासी तत्व मिल रहा है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। तो कल्पना जी क्या हो गई बच्चों, गलत हो गई। अगर कल्पना जी सही होती तो फिर हमारा काम बन जाता, हम कह देते कि करनी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। गलत है, तब करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए किस तरीके से हल किया है, तो आपको आराम से देखते चलना है। सवाल बड़ा है लेकिन मजेदार है। याद रखना, यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसलिए आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं आता 3 बार देखिए। निरंतर अभ्यास कीजिए, चीजें आपको मजेदार हो जाएंगी और समझ में आने लगेगी। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है उसके लिए आप कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।